हेलो स्टूडेंट्स, एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आप सभी जान रहे हैं कि हम इंटरमीडिएट हिंदी पढ़ा रहे हैं और इंटरमीडिएट हिंदी में हमने 2 चैप्टर को क्लोज़ कर दिया है। 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं आप लोग और हम पढ़ा चुके हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूरा चैप्टर एंड हो चुका है। जगन्नाथ रत्नाकर का इसके पहले वाली वीडियो में वो भी एंड हो चुका है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय। और उनकी जो टॉपिक है इसमें है इंटरमीडिएट में पवनदूती का, उसे पढ़ना है, आज शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद ज़िला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम था वह भोला सिंह उपाध्याय था। इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में ही फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा, अर्थात पढ़ाई छोड़नी पड़ी। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। यानी स्वतः अपने अध्ययन करके इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानून गो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 में इनका देहावसान हो गया, अर्थात 6 मार्च 1947 ईस्वी में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें प्रिय प्रवास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, यह क्वेश्चन इंटर में कई बार पूछा गया है। कापी पेन उठाइए और लिख डालिए तुरंत। प्रिय प्रवास सन 1914 में आया था और हिंदी साहित्य के खड़ी बोली साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वह प्रिय प्रवास ही है। इसके बाद इनका जो है वैदेही वनवास, यह करुण रस प्रधान महाकाव्य है। यह भी एक महाकाव्य है लेकिन करुण रस प्रधान महाकाव्य है। अगला पारिजात है, यह अस्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है, अर्थात छोटे छोटे इसमें पद हैं, गीत हैं। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ये दोनों बोलचाल वाली मुहावरों से युक्त भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह है। और रसकलश, यह ब्रज भाषा में लिखा हुआ छंदों का संकलन है। क्वेश्चन ये भी पूछा था कि छंदों का संकलन किसे कहा जाता है, तो रसकलश है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। इनके 2 ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इम्पोर्टेंट, अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ये इनके 2 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और इनका नाटक है रुक्मणी परिणय, यह इनका नाटक है। यह सब मौलिक गद्य रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने आलोचना भी लिखा है और कुछ अनुदित रचनाएं भी इनकी हैं। हरिऔध जी पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। रसकलश चूँकि इनका सुंदर उदाहरण है, रसकलश ब्रजभाषा में ही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली गद्य को नया रूप प्रदान किया। चूँकि ये द्विवेदी युग के कवि हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा गया कई बार कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं, तो यह द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। और खड़ी बोली को इन्होंने नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की बल्कि उसे मूर्त रूप भी प्रदान किया। यह बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त इन्होंने काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते थे। इन्होंने राधा कृष्ण, राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जननायक और जनसेवक हैं। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरिऔध जी ने किया है, यह इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि हैं, क्योंकि यह जो वैदेही वनवास महाकाव्य है यह करुण रस प्रधान महाकाव्य है। भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकाव्य
निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं मिलती है। कोमलकांत पदावली युक्त ब्रजभाषा रस कलश में, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली प्रिय प्रवास में और मुहावरे युक्त बोलचाल की खड़ी बोली चोखे चौपदे और चुपते चौपदे में पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है। यह कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं और अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलनों के सभापति रहे और हरिऔध जी की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निसंदेह यह हिंदी साहित्य के एक गौरव थे। यहीं पर इनका जीवनी समाप्त होता है और शुरू होगा पवन दूतिका। यहाँ पर पवन को दूत बनाकर राधा जी श्री कृष्ण के पास अपना संदेश लेकर के भेजती हैं। संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेशा भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावना उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। तो राधा इस पंक्ति में, एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, उनकी आंखें अश्रुपूर्ण थी। तभी प्रातःकालीन हवा आती है और उनके दुख को बढ़ाने लगती है। तब वे पवन को फटकार लगाती हैं। तो यहाँ पर इसी का वर्णन हुआ है। हम 4 पंक्तियों को देखेंगे, बाकी थोड़ा थोड़ा करके आगे पंक्तियाँ भी देखेंगे। फिलहाल तो चलिए शुरू करते हैं। पवन दूतिका। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी यानी बैठी हुई थी, खिन्ना माने रुष्ट होकर के, उदास होकर के। एक यक दिवस यानी एक दिन, वे गेह में, गेह माने घर में, अकेली थी। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आंसू आ करके, आके आंसू यानी आंसू आ करके, दृग युगल, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों यानी जोड़े, धरा यानी पृथ्वी को भिगोते यानी भिगा रहे थे। आंसू आ करके उनकी दोनों आँखों को सजल बना रहे थे, अर्थात पृथ्वी को भिगा रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर घर के भीतर आई। वातायनों माने होते हैं खिड़कियाँ, सुपवन माने सुंदर पवन, अच्छी पवन। इसी काल माने इसी समय, पुष्प सुगंध यानी पुष्प के समान सुगंध देने वाली। इस सदन यानी इस घर में। तो आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले प्रातः वाली सुपवन। इसी काल वातायनों से, इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से यानी खिड़कियों से होकर घर के भीतर हवा आई। तो यह बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा उदास से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आके दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आंसू आ करके उनके दोनों आंखों को सजल बना रहे थे, अर्थात पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध को ले प्रातः वाली सुपवन। इसी काल वातायनों से, इसी समय प्रातः कालीन सुगंधित पवन खिड़कियों से होकर घर के भीतर प्रवेश की। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों। संताप माने होता है दुख, कलुषित माने दूषित। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यों। तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन हवा, प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातःकालीन हवा, इतना क्यों मुझे है सताती? तू मुझे इस प्रकार सता रही है, क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित इस काल की क्रूरता से? क्या तू भी इस समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है?
संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। जब पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने धीरे बोली, सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा, प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातःकालीन पवन, क्यों मुझे है सताती, तू क्यों मुझे इतना सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार है। श्रृंगार रस है। प्रसाद गुण है और मंदाक्रांता छंद है इस दोनों में। आगे है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औन भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कहती मेरे, इसमें राधा पवन को दूतिका बनाकर उनके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली मनोहारी सुषमा का वर्णन अर्थात सौंदर्य का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित नहीं होने के लिए कहती हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, राधा पवन से कहती हैं, जलद माने बादल, कंज माने कमल, नेत्र माने आँख, की नवीन मेघ जैसी शोभा वाले। नव जलद, नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, और कंज से नेत्र वाले, और कमल जैसे नेत्र वाले। जाके आए न मधुबन से औन भेजा संदेशा, मेरे प्रिय श्री कृष्ण मधुबन से औन भेजा संदेशा, मथुरा जाकर वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेश भेजा है। तो मेरे प्यारे नवजरद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मेरे राधा पवन से कहती हैं कि नवीन मेघ जैसे शोभा वाले, कंज से नेत्र वाले अर्थात कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहाँ से कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, उनके विरह में रो रो करके मैं पागल हो रही हूँ। बावली माने पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तू उनके पास चली जा और मेरी सारी दुख को उन्हें सुना दे। जो ही मेरा पवन भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। आगे कहती हैं राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि ज्यों ही अर्थात जैसे ही मेरा भवन तज माने त्यागना, मेरा घर त्याग करके तू अल्प आगे बढ़ेगी, तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। जैसे ही तू मेरा घर त्याग करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुखद अनेक कुंजे दिखाई देंगी। तुझे अत्यंत सुंदर और सुखद अनेक कुंजे दिखाई देंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। उनकी छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक है। उनकी छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक है। पक्षियों के चहकने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। मृदुल स्वर, पक्षियों के चहकने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इस गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगे। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। लेकिन फिर भी लख माने देख करके, मेरे दुख का ध्यान करके तू वहाँ रुकना मत, अर्थात वहाँ तुम रुक करके विश्राम करने मत लग जाना। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। उनकी जो छाया है वह अत्यंत शीतल तथा आकर्षक है। पक्षियों के चहकने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तू वहाँ रुकना मत। राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार है।
वियोग और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है और मंदाक्रांता छंद है। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।